हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। देखिए आज जो है आप लोग के लिए लाए हैं मेट्रो और डीआरडीओ के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है इस महीना में, जो आप लोग के लिए बराबर ला रहे हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज लाए हैं आप लोग के लिए, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डीसी जनरेटर से संबंधित क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बोर्ड में पिछले एग्जाम में, जैसे डीआरडीओ में है, मेट्रो में है, बिजली बोर्ड में है, ये सब में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 है, 20 है, 17 है, 2016 का है। तो यही सब क्वेश्चन आप लोग को इकट्ठा करके हम बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, मतलब हर चीज का प्रतिरोध होता है। अगर आर्मेचर में प्रतिरोध का मान अगर शून्य हो जाएगा ना, तो वो आर्मेचर में करंट ही नहीं बनेगा। तो प्रतिरोध भी होना बहुत जरूरी है बाबू। तो कम से कम प्रतिरोध होता है 1 ओम, कम से कम पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट है। VVI इसको नोट कर लीजिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो कम से कम 1 ओम। जैसे पावर फैक्टर का शक्ति गुणांक भी होता है ना 1.11, ठीक उसी प्रकार से। अगला है आर्मेचर प्रतिरोध में वोल्टता का क्षय, मतलब आर्मेचर प्रतिरोध में वोल्टता का क्षय किस कारण से होता है, मतलब वोल्टेज का घटना या वोल्टेज का ह्रास किस कारण होता है आर्मेचर में। तो वोल्टेज का क्षय होता है आर्मेचर के धारा और आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण वोल्टेज होता है क्षय। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि V बराबर I गुने R। देखिए यहाँ पे कैसे वोल्टेज के समानुपाती है, तो कहे मतलब वोल्टेज क्षय होगा किसके कारण, तो आर्मेचर में धारा और आर्मेचर में प्रतिरोध के कारण वोल्टेज क्षय होगा। ठीक है, IA इंटू RA होता है। IA का मतलब आर्मेचर में धारा, RA का मतलब आर्मेचर का प्रतिरोध के गुणनफल के कारण ही आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज क्षय होता है या ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन, लैप बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या। देखिए लैप बाइंडिंग एक होता है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग मतलब एक बाइंडिंग के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा टर्न के ऊपर चौथा, चौथा टर्न के ऊपर पांचवा, मतलब ऐसे होता है। जैसे एक टर्न दिए, फिर इसी पर दूसरा, फिर इसी पर तीसरा, फिर इसी पर चौथा, इसी पर पांचवा, तो ये लैप हो गया, मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। तो इसमें होता है लैप बाइंडिंग में जितना पोल रहता है ना, उतने समानांतर पथ होता है। जैसे 4 पोल का मोटर है तो समानांतर पथों की भी संख्या 4 होगा। 6 पोल का मोटर है तो 6 होगा। ठीक है, तो पोल के संख्या के बराबर आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, जो कि आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या को A से सूचित करते हैं, जबकि पोल की संख्या को P से सूचित करते हैं, और आर्मेचर में चालकों की संख्या को Z से सूचित करते हैं। ये सब बात याद रखिएगा, क्योंकि इस पर एक फार्मूला भी होता है जो कि आगे देखिए आने वाले हैं, ठीक, उसमें हम बताएंगे आप लोग को। अगला है वेव बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या। देखिए वेव बाइंडिंग में हमेशा 2 ही होता है, इससे पोल पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं कि 4 पोल का वेव बाइंडिंग है तो पोल की संख्या और पथ की संख्या 4 कर दिए, ना, हमेशा समानांतर पथों की संख्या अगर वेव बाइंडिंग रहेगा, वेव बाइंडिंग को हम लोग कहते हैं तरंग बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तरंग बाइंडिंग। और लैप बाइंडिंग को हिंदी में कहते हैं गोद वायरिंग। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, ऐसा ऐसा वर्ड, तो कहिएगा कौची पूछता है गोद, एकदम इंग्लिश में करके देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन वैसा अगर लगे नहीं समझ में वर्ड, तो उसको इंग्लिश कन्वर्सन कर लीजिएगा, लैंग्वेज चेंज करके। इससे आप लोग का 1-2 क्वेश्चन जरूर ज़्यादा बनेगा, कन्फर्म है। तो वेव बाइंडिंग को तरंग बाइंडिंग कहते हैं, और तरंग बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या 2 होता है हमेशा। इसको आज कैसे करना है, तो देखिए WAVE, वेव, वेव कितना का जोड़ा होता है, मतलब कि 4 वर्ड होता है ना, तो 2 का जोड़ा होता है ना 4। तो ये ऐसे याद रखिएगा, हम ऐसे याद किए हुए हैं, आप लोग को अपना लॉजिक बता रहे हैं कि हम कैसे याद किए। तो इसको 2 गो बना, अब लैप के तो आधे है। छोटे आकार के डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं, छोटे आकार के डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ने जनरेटर जैसा डायनेमो होता है जो बैटरी गाड़ी का चार्ज करता है। गाड़ी में जो बैटरी होता है चार्ज करने का कौन काम करता है, डायनेमो। डायनेमो पूछता है क्वेश्चन इसका कि कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। क्लियर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर के फील्ड पोल किसके बोले। देखिए जनरेटर के फील्ड पोल से बहुत क्वेश्चन आता है। एक फील्ड पोल क्या होता है, एक होता है मतलब
कांस्टेंट पोल होता है, अस्थिर पोल होता है, ये घूमने उमने वाला नहीं होता, अस्थिर रहता है, और सहयोगी पोल होता है। ठीक है, सहयोगी पोल होता है। तो कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील, कास्ट स्टील तो आप तो जानते हैं कि मृदु इस्पात को कहते हैं कास्ट स्टील, और एनिल्ड स्टील कहते हैं वैसे स्टील जो कठोरीकृत कर देता है, मतलब हीट करके, गर्म करके हार्ड कर देता है, मजबूत कर देता है, उसको कहते हैं एनिल्ड स्टील। ठीक है, अगला है डीसी जनरेटर का वह कौन सा भाग है जो रेक्टिफायर के भांति कार्य करता है। देखो बाबू, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, लेकिन दिमाग से बनाइएगा, शांति दिमाग करके वहाँ बन जाएगा। अब सोचिए, लग रहा है बड़ी हार्ड क्वेश्चन, लेकिन दिमाग लगाइए कि रेक्टिफायर का क्या काम है। तो एसी को डीसी में, तो जनरेटर में कौन करता है एसी धारा को डीसी में? तो आप लोग जानते हैं कि कम्यूटेटर का काम है एसी धारा को डीसी में बदल देना, और यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा, क्या चीज़? कम्यूटेटर। कभी कभी आता है कम्यूटेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। और कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग जिसको हम कहते हैं खंडित वलय। देखिए अगला क्वेश्चन यही है, कम्यूटेटर का अन्य नाम क्या है? स्प्लिट रिंग, जिसको कहते हैं खंडित वलय, और कम्यूटेटर को कहते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तन मतलब परिवर्तन करने वाला, एसी को डीसी में। क्लियर? आगे, डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक, ये तो एकदम रट के पॉकेट में लेके जाइएगा बाबू, इतना मतलब अच्छा ही है फार्मूला कि इस पर एगो न्यूमेरिकल आ जाएगा, इस पर एगो फार्मूला आ जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन। एक चीज़ याद रखिए, 2 क्वेश्चन। जैसे आपको ई पूछा है ना, विद्युत वाहक बल ईवी, तो इसी से सब बन जाएगा। जैसे कहेगा इसमें एन निकालने के लिए, तो ई क्या है? गुना में, तो ये भागा में चल जाए, ई दूरी गुना में, तो ई दूरी भाग में है तो गुना में चल जाएगा। मतलब इसी से आगे पीछे करके सारा चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? फाई इंटू जेड इंटू एन बटा 60 गुने पी वाई ए। तो अब समझिए कि सर फाई क्या है? तो फाई क्या है? आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स जो वेबर में रहेगा दिया हुआ। जेड क्या है? आर्मेचर में जो वाइंडिंग किए गए चालकों की संख्या है। जैसे 1 चालक, 2 चालक, 3 चालक, जैसे कहता है ना कि 25 पोल का मतलब 25 स्लॉट का एक मतलब क्या है? आर्मेचर है, और ये प्रति स्लॉट में 200 खांचा है, और कितना स्लॉट है? 10 गो। तो चालकों की संख्या कैसे निकलेगा? 20 गुने 10, या 200 एक स्लॉट में, तो 10 स्लॉट, तो 200 गुने 10 मतलब 2000 हो जाएगा। ठीक है, चालकों की संख्या ऐसे निकालिएगा, ऐसा नहीं कि 200 खाली है 200 रख दीजिएगा और स्लॉट की संख्या नहीं गुना कीजिएगा, आंसर वो भी रहेगा ऑप्शन में, लेकिन आंसर गलत। एन क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन, जनरेटर में आरपीएम रोटेशन। ठीक है, मतलब चक्रों की संख्या, घूर्णन गति की संख्या, और 60 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू। पी क्या है? पोल है। ए क्या है? आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। अगर बे बाइंडिंग रहेगा तो हम लोग क्या देंगे? मतलब ए बराबर देंगे क्या चीज़? 2। जैसे बे बाइंडिंग में देखो समानांतर पथों की संख्या 2 है ना, लेकिन अगर लैप बाइंडिंग रहेगा तो पी रहेगा 4 पोल, तो ए बराबर भी 4 हो जाएगा। तो 4/4 लिखेंगे, का है कि समानांतर पथों की संख्या बराबर समानांतर मतलब पोलों की संख्या, ए बराबर पी, लैप बाइंडिंग। ठीक, क्लियर? आगे बढ़, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? देखो ये सब क्वेश्चन अच्छा कुल लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा पूछने वाला है भी क्वेश्चन, अब पूछा भी है। तो अब देखो, कल्पना करो कि डीसी जनरेटर, सब डीसी है, ठीक है, तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ, मतलब ईएमएफ क्या है? वोल्टेज। तो डीसी जनरेटर में कैसे वोल्टेज पैदा होता है, ई मतलब बता रहा है, पूछ रहा है कि कैसे होता है। तो आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज पैदा करने का बहुत कारण, उसमें घूर्णन भी होगा, जनरेटर घूमेगा तभी ना वोल्टेज निकलेगा, करंट निकलेगा। उसके बाद पोल की संख्या भी होगा, मतलब पोल रहेगा तभी ना बाइंडिंग उस पर होगा। उसके बाद क्या होगा? जब बाइंडिंग रहेगा तो फ्लक्स बनेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसके कारण फ्लक्स बनेंगे, जिसके कारण क्या होंगे? मतलब घूर्णन भी होगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे कहे का मतलब है जनरेटर को पहले घुमाएंगे तो घूर्णन गति, और घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो फ्लक्स बनेगा, तो ये भी, और ध्रुवों की संख्या भी होगा, मतलब ध्रुव रहेगा, पोल रहेगा तभी ना बाइंडिंग रहेगा उसमें। तो ये सारा चीज़ है। तो ये सब दिमाग को थोड़ा सोच करके बनाइएगा, बिल्कुल सही जाएगा। अगला,
डीसी जनरेटर के घूर्णन की गति की दिशा बदलने पर, देखिए कह रहा है ना कि डीसी जनरेटर में कि घूर्णन दिशा अगर ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, अभी कर दीजिए एंटी क्लॉक, तो क्या होगा, तो प्रवाहित होने वाला करंट की दिशा भी बदल जाएगा। आप लोग देखे भी होंगे कि अगर जनरेटर सही घूम रहा है तो करंट देगा, अगर उल्टी घुमा दीजिएगा तो करंट ही नहीं देगा, ये भी होता है। ठीक है, तो वही होता है, करंट प्रवाह की दिशा बदल जाएगा, नहीं करंट नहीं देगा उल्टी घूमने पर। ठीक है, अगला, डीसी जनरेटर में मुख्यतः कितने प्रकार की हानियां होती है। डीसी जनरेटर में मुख्यतः हानि पूछ रहा है, कुल कितना हानि होता है, 3 हानि होता है बाबू। जनरेटर में मुख्य रूप से 3 हानि और ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से 2 हानि, एकदम याद रखिएगा। काहे इसमें 2 होता है ट्रांसफार्मर में और जनरेटर में काहे 3 वो होता है, काहे, तो इसलिए कि जनरेटर में घूमने वाला भाग है, तो इसलिए आंतरिक हानि वो बढ़ जाता है और सेम हानि दुइयों में होता है, तो आंतरिक हानि बढ़ गया और एक आयरन हानि और ताम्र हानि दोनों तो होता है, आयरन हानि भी होता है ट्रांसफार्मर में और ताम्र हानि भी होता है ट्रांसफार्मर में। लेकिन वही है कि मोटर, जनरेटर और मोटर में घूमने के कारण जो बॉल बेरिंग आर खियाता है ना, उसी को कहते हैं आंतरिक हानि। तो आंतरिक हानि बढ़ जाता है तो 3 हानि हो जाता है। लेकिन कहेगा ट्रांसफार्मर में तो 2 हानि, एक कोर लॉस मतलब आयरन लॉस, कोर नर्म लोहा का बना होता है ना, तो वही है नर्म लोहा या आयरन लॉस या कोर लॉस। और एक होता है बाइंडिंग में जो हानि होता है, जो तांबा का बाइंडिंग होता है उसमें होता है कॉपर लॉस, ताम्र हानि। ठीक है, उसका फार्मूला पूछता है, ताम्र हानि और एडी करंट का, वो दोनों पूछता है, देखिएगा उसका भी आगे हम जिक्र किए हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, कहता है 3 प्रकार के हानि कौन कौन होता है, तो कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस, 3 हानि। ताम्र क्षति, लौह क्षति और आंतरिक क्षति, हिंदी में उसको कहते हैं। आगे कम्यूटेटर, देखिए कहता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। देखिए कंपाउंड जनरेटर 2 प्रकार के, डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल में क्या होता है ना कि उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे को विरोध करते हैं, इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग नहीं करता है। यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को कोई आज़ादी पूछबे नहीं करता है, क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग होता है, जैसे जहाँ पे गति कम बेसी हो रहा है तो वैसे स्थानों पर यही जनरेटर का उपयोग करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का भी, जहाँ पर लोड घटता बढ़ता है। तो स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं, रेलवे में भी इसका उपयोग करते हैं, मतलब लाइट उट जलाने के लिए रेलवे में, लेथ मशीन में भी जनरेटर का उपयोग करते हैं। ये सब जहाँ पर कभी कभी लोड बढ़ता है, लोड कभी घटता है, तो वैसे मतलब कार्यों में सबसे उपयुक्त माना गया कम्युलेटिव कंपाउंड। वो बैलेंस लेके चलता है, कभी कम गया तो भी चला सही, बढ़ भी गया तो उसका भी लोड ले लिया, तो सबसे उपयुक्त इसी को माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए हिस्टैरिसीस क्षति का सूत्र क्या होता है। ये हिस्टैरिसीस क्षति एडी करंट क्षति किस क्षति के भाग है, तो लौ क्षति के 2 क्षति होता है, लौ क्षति के अंतर्गत पाया जाता है और क्षति हमेशा वाट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए WS से होता है हिस्टैरिसीस क्षति वाट में, तो ईटा इंटू BM क्या है अब समझना होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, जो मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है ना वो BM होता है। F क्या है, आवृत्ति है, V क्या है, मतलब कोर का वॉल्यूम है, आयतन है, मतलब मोटाइया आयतन होता है ना वो। अगला है एडी करंट क्षति का सूत्र क्या होता है, तो W, E से एडी करंट, W से वाट, एडी करंट हो गया। BM मैग्नेट, E मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, F क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और T क्या है, मतलब कोर का मोटाई, कोर की मोटाई होता है T। अगला है आर्मेचर धारा में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़े, तो आप तो जानते हैं कि आर्मेचर धारा में, अगर आर्मेचर धारा में वृद्धि होने पर, आर्मेचर धारा में वृद्धि होने पर, ये गलती है क्वेश्चन लग रहा है, आर्मेचर धारा में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया पर क्या आर्मेचर धारा में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया, हाँ सही है क्वेश्चन, कहता है ना कि आर्मेचर धारा में वृद्धि हो जाए, मतलब जनरेटर है तो उसमें 2 तरह के होता है धारा, एक फील्ड में होता है वो आर्मेचर में होता है। तो आर्मेचर धारा में कह रहा है वृद्धि हो जाए
तो आर्मेचर प्रतिक्रिया पर क्या हो, तो आप लोग तो जानते हैं कि अगर धारा बड़ी हो रहा है तो उसका विरोध करे वाला कम होगा, अगर धारा कम रहा है तो विरोध करे वाला ज़्यादा हो रहा है, तभी तो धारा कम रहा है। ये तो सोचने वाला चीज़ है। तो आर्मेचर धारा अगर बढ़ेगा तो प्रतिक्रिया क्या होगा, घटेगा। सिंपल बात है, ये लॉजिक है, कुछ नहीं है, समझना है, आसान से याद हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और जो नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।